नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में मैं हूं कृतिका और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा जो खबरों को सांकेतिक भाषा से के जरिए आप तक पहुंचाएंगी। शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। राजधानी नई दिल्ली में एनडीए की अहम बैठक, 38 सहयोगी दल होंगे शामिल। आगामी आम चुनाव की रणनीति बनाने के साथ साथ विपक्ष को घेरने की होगी तैयारी। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की भी बैठक आज। 24 के करीब दल कर रहे हैं एकजुटता पर मंथन। भाजपा ने कसा तंज, कहा 10 साल के यूपीए के भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए बनाई गई है टोली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का करेंगे उद्घाटन। नई एकीकृत टर्मिनल बिल्डिंग से हवाई यातायात, पर्यटन, रोजगार के साथ साथ क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मिलेगी गति। गांधीनगर में जारी G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के प्रमुखों की तीसरी बैठक का आज दूसरा दिन। बैठक से इतर कई देशों के साथ होंगी द्विपक्षीय बैठकें। रूस ने काला सागर अनाज सौदा किया रद्द। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने जताया खेद। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने रूस से खाद्य संकट रोकने का किया आह्वान। जेलेंस्की की तुर्की और यूएन से समझौते को जारी रखने के लिए कदम उठाने की अपील। और कोरिया ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट की आज से होगी शुरुआत। भारत 33 सदस्यीय दल के साथ उतरेगा मैदान में। पीवी सिंधु और किदाम्बी श्रीकांत के पास खिताबी सुख समाप्त करने का होगा मौका। और हेडलाइंस के बाद चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हुए विस्तार से बात करते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए सभी मुख्य पार्टियां इस वक्त तैयारियों में जुट गई हैं। विपक्षी दलों के साथ ही सत्ता पक्ष भी अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप देने में लगा हुआ है और इसी कड़ी में आज शाम राजधानी नई दिल्ली में एनडीए की एक अहम बैठक होगी जिसमें 38 दल शामिल होंगे। इस बैठक में आम चुनाव की रणनीति बनाने के साथ साथ विपक्ष को घेरने पर भी मंथन होगा। इस बैठक में एनडीए में शामिल हुए कई नए सहयोगी दल मौजूद रहेंगे जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना, एनसीपी का अजीत पवार गुट, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोक जनता दल सहित कई अन्य बड़े दल मौजूद रहेंगे। बैठक से पहले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एनडीए को एक आदर्श गठबंधन बताया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में एनडीए की पहुंच और दायरा बढ़ा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 9 साल में एनडीए सरकार में सुशासन से काम किया है और उसे जनता का समर्थन हासिल है। नड्डा ने इस पर तंज कसते हुए कहा कि 10 साल के यूपीए के भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए टोली बनाई गई है। वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी दल भी अब नए महागठबंधन की रूपरेखा बनाने में जुटा हुआ है और इसी कड़ी में बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक भी हो रही है जिसमें 24 के करीब दल हिस्सा ले रहे हैं। इस बैठक की अगुवाई कांग्रेस कर रही है। विपक्ष की ये महाराष्ट्र में बड़ा राजनीतिक फेरबदल के बाद हो रही है। इससे पहले 23 जून को पटना में 15 विपक्षी दलों की एक बैठक हुई थी जिसमें आम चुनावों की रणनीति बनाए जाने के लिए मंथन भी किया गया था। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष की बैठक को अवसरवाद बताते हुए इसे स्वार्थ की राजनीति पर आधारित बताया है।
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे, जहां इस समारोह में वो वर्चुअली तौर पर जुड़ेंगे। भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण ने लगभग 710 करोड़ की लागत से इस टर्मिनल का निर्माण किया है। यात्रियों की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए इसे बनाया गया। ये 40,800 वर्ग मीटर क्षेत्र में इसे बनाया गया है और इसकी क्षमता 50 लाख यात्रियों की सालाना की होगी। इस टर्मिनल का वास्तुशिल्प प्रकृति से प्रेरित है। शंख के आकार के जैसा दिखने वाला ये डिजाइन द्वीप और समुद्र से प्रभावित है। गर्मी को कम करने के लिए डबल इंसुलेटेड छत बनाई गई है, तो वहीं डिजाइन ऐसा है कि दिन के वक्त सूरज की रोशनी भी आसानी से इमारत के अंदर आ सकेगी। ये टर्मिनल क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ाने में भी मददगार होगा, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। वहीं गुजरात के गांधीनगर में जारी G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के प्रमुखों की तीसरी बैठक का आज दूसरा दिन है, जहां अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय वास्तुकला, अंतर्राष्ट्रीय कराधान और वित्तीय क्षेत्र व वित्तीय समावेशन पर आयोजित सत्रों में अहम बिंदुओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक से इतर कई देशों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी होंगी। इससे पहले कल 2 सत्रों में वैश्विक अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और आर्थिक जोखिमों से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान वित्त G20 देशों के प्रतिनिधियों से वैश्विक चुनौतियों से निपटने में आर्थिक सहयोग बढ़ाने का भी आह्वान किया गया। वहीं केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में CRCS सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत करेंगे। सहकारिता मंत्रालय ने इस गठन के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने और सहकारी समितियों के सदस्यों के हितों की रक्षा के लिए अनेक पहल की हैं। सहकारिता मंत्रालय के आवेदन पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 29 मार्च 2023 को सहारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं के वैध देयों के भुगतान के लिए सहारा सेबी रिफंड खाते से 5,000 करोड़ रुपए सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार यानी CRCS को हस्तांतरित भी किए जाने का आदेश दिया। सहारा समूह की सहकारी समितियों के प्रमाणिक जमाकर्ताओं द्वारा दावे प्रस्तुत करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल भी विकसित किया गया है। भारत के 4 दिवसीय दौरे पर अर्जेंटीना गणराज्य के रक्षा मंत्री जॉर्ज एनरिक तायान आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ में द्विपक्षीय वार्ता करते हुए नजर आएंगे। इस दौरान दोनों नेता आपसी रक्षा सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। तायाना आज राष्ट्रीय समर स्मारक पर शहीद नायकों को श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। इस यात्रा के दौरान अर्जेंटीना के रक्षा मंत्री का बेंगलुरु दौरा भी प्रस्तावित है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय इस साल अपने सबसे प्रतिष्ठित वैश्विक मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन के तीसरे संस्करण का आयोजन कर रहा है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज मुंबई में वैश्विक मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन 2023 के पूर्वावलोकन कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इस आयोजन का उद्देश्य ज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए सहयोग, राष्ट्रों के बीच व्यापार बढ़ाने और कारोबार में आसानी को प्रोत्साहन देने के साथ साथ निवेश के नए अवसर पर ध्यान केंद्रित करना है। कार्यक्रम के दौरान वैश्विक मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन की आधिकारिक विवरणिका का अनावरण भी किया जाएगा। मुख्य कार्यक्रम में 30 से ज्यादा देशों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। और इसी बीच एक दुख भरी खबर, जहां केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ओमन चांडी का आज निधन हो गया है। ओमन चांडी के बेटे ने अपने पिता के निधन की पुष्टि की है। लंबी बीमारी के बाद ओमन चांडी ने आज अंतिम सांस ली।
कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे ओमन चांडी का बेंगलुरु में कैंसर का इलाज चल रहा था। ओमन चांडी की तबीयत साल 2019 से ठीक नहीं चल रही थी। चांडी को गले से संबंधित बीमारी बढ़ने के बाद जर्मनी भी ले जाया गया था। चांडी केरल के 2 बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं। साल 1970 से राज्य विधानसभा में पुथुपल्ली निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी उन्होंने किया था। और अब बात अंतर्राष्ट्रीय खबर की। रूस ने घोषणा की है कि वो काला सागर के जरिए यूक्रेन के अनाज को निर्यात करने से संबंधित सौदे में अब भागीदारी नहीं करेगा। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बताया कि रूस से संबंधित काला सागर समझौते से की कुछ बातों को अब तक लागू नहीं किया गया है, इसलिए इसका प्रभाव जो है वो समाप्त हो गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि रूस की मांगे पूरी होने के बाद वो समझौते में फिर से भागीदार बन सकता है। ये घोषणा क्रीमिया के लिए रूस के पुल पर विस्फोट के कुछ ही घंटे बाद की गई है। रूस ने इस हमले को यूक्रेन के समुद्री ड्रोन का हमला बताया था। इस बीच क्रेमलिन ने कहा कि इस हमले में और अनाज सौदे को रोकने के उसके फैसले के बीच कोई संबंध नहीं है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने रूस द्वारा काला सागर अनाज निर्यात पहल में अपनी भागीदारी समाप्त करने के निर्णय पर गहरा खेद व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस घोषणा से विश्व भर में भूख और ऊंची खाद्य कीमतों की मार झेल रहे करोड़ों लोगों के जीवन पर संकट आने वाला है। साथ ही उन्होंने कहा कि काला सागर पहल के कार्यान्वयन को समाप्त करने के रूस के फैसले से हर जगह जरूरतमंद लोगों को झटका लगेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि ये कदम संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक खाद्य सुरक्षा और मूल्य स्थिरता को आगे बढ़ाने के प्रयासों को नहीं रोकेगा। काला सागर समझौते से रूस के हटने के बाद संयुक्त राष्ट्र के प्रतिनिधियों ने रूसी सरकार से यूक्रेन के अनाज के निर्यात की अनुमति देने का भी आह्वान किया है। ये सौदा कल रूस के हटने और चेतावनी देने के बाद समाप्त हो गया कि वो जहाजों की सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकता है। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि ये हर जगह जरूरतमंद लोगों के लिए एक झटका होगा। पोलैंड, जर्मनी और यूक्रेन के विदेश मंत्री सुरक्षा परिषद में समझौते को जारी रखने का आग्रह करने वालों में शामिल थे। रूस ने सुझाव दिया कि यदि उसके अपने अनाज और उर्वरक के निर्यात में सुधार की मांगे पूरी की गई तो वो काला सागर समझौते को फिर से जारी रखने पर विचार भी करेगा। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा कि उन्होंने तुर्की के राष्ट्रपति तय्यप एर्दोगन और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को पत्र लिखकर काला सागर अनाज सौदे को जारी रखने का आह्वान किया है। जेलेंस्की ने अपने वीडियो संबोधन में कहा कि रूस के पास ये अधिकार नहीं है कि वो ये तय करे कि किसके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन है। साथ ही जेलेंस्की ने कहा कि अनाज पहल मॉस्को की भागीदारी के बिना भी चल सकती है। और इसी के साथ फिलहाल सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में मुझे, मेरी सहयोगी मनीषा और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।